बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स। बीएससी फ़िज़िक्स के कोर्सेज से हमने स्टार्ट लिया है और मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर। आज का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडक्टेंस। मज़े की बात यह है कि मैं आपको अपने लेक्चर के साथ साथ एग्ज़ाम नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको एग्ज़ाम नोट्स और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंडक्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंडक्टेंस होती है ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने अंदर फर्दर चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट को ओपोज करता है। यानी ये चेंज इन द करंट, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसके अंदर चेंजेस के लिए ये अपोजिशन शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फर्दर चेंज इन द करंट फ्लो के लिए अपोजिशन शो करता है। अगर हम नोट से देखें, एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपने इंडक्टेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट लेना है। फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे प्रोसीड करना है। तो अगर आप नोट्स में डेफिनेशन देखो इंडक्टेंस की, तो यह हमें कहता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू ओपोज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में चेंज के लिए ऑपोजिशन शो करता है, जो कि चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो कि उसके अंदर पास हो रहा होता है उसके लिए रेजिस्टेंस शो करे। ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर को हम इंडक्टेंस कहते हैं। फर्दर हमारे पास इंडक्टेंस की टू टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। वन बाय वन अब हम म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। स्टूडेंट्स, आप डायग्राम से देखें, यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी, फिर हम थ्योरी की तरफ जाएंगे। ये आपके पास दो लूप्स हैं। इस लूप को मैंने लूप 1 का नाम दिया है और इस लूप को मैंने लूप 2 का नाम दिया है। लूप 1 के अंदर हमने करंट को फ्लो करवाया है किसी भी सोर्स के ज़रिए, या आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, कोई भी सोर्स है, किसी भी सोर्स के ज़रिए हमने जो है लूप 1 में करंट को पास करवाया है। लेकिन जो ये लूप 2 है, यहाँ पे कोई करंट जो है नहीं है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई करंट नहीं है। जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो लूप 1 है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस करंट की वजह से लूप 1 में जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि लूप 1 से बाहर निकलेंगी, वो चंद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप 2 से भी पास हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये कुछ लाइंस है जो कि लूप 1 से आउटवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिसकी कुछ लाइंस जो हैं ये लूप 2 से भी पास हो जाएंगी। होता ये है कि जब करंट इन द लूप 1 चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि लूप 2 से पास हो रही हैं उनकी स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है। इस चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लूप 2 के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? ये अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड हो जाएगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कॉइल या फिर इन द लूप। तो क्या हो जाएगा कि इस चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लूप 2 के अंदर आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ। अब थ्योरी से पढ़ते हैं कि थ्योरी आपको क्या कहती है। Consider two loops, loop 1 and loop 2 placed near each other. आप दो लूप्स को कंसिडर करें जिसको हमने एक लूप 1 है और एक लूप 2 है जिसको हमने आमने सामने रखा हुआ है। The current is produced in the loop 1 by means of any source and this current is induces magnetic field in the loop 1. लूप 1 के अंदर हमने किसी भी तरीके से किसी भी सोर्स के ज़रिए करंट पास करवाया है और इस करंट की वजह से इस लूप 1 में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो पासिस थ्रू द लूप 2। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो कुछ लाइंस लूप 2 से भी पास हो जाती हैं। If the current in the loop 1 changes, magnetic field also changes, as a result of which EMF is induced in the loop 2. जब लूप 1 में करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी और चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि लूप 2 के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ।
फ्रॉम बायोट सर्वर्ट ला फील्ड एट द लोकेशन ऑफ लूप 2। अब ये बायो सर्वर्ट ला ये क्या चीज़ है? फ़िलहाल तो आप इस लॉग की जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जो एक्सप्रेशन है, इसको आप इसी तरह याद कर लें। इसके बारे में भी हम फर्दर डेरिवेशन करेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर। फ़िलहाल आप बायो सर्वर्ट लॉ को जो है, इसकी जो डेरिवेशन, उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, आप इसको एज इट इज़ ही याद कर लें। तो लूप 2 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बायो सर्वर्ट लॉ के मुताबिक इस इक्वेशन के इक्वल होगी। यहाँ जितना भी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये तो नोट्स है, यहाँ तो बना बनाया हुआ लिखा हुआ है, इससे आपको इतनी समझ नहीं आएगी जितना हम खुद इसको परफॉर्म करें। तो ये नोट्स आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगी। अब हम खुद मैथमेटिकली देखते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फार्मूला निकल आता है। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि हम कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये हमारे पास बायोट सर्वर्ट लॉ है, जिसमें लूप 2 की जो फील्ड होगी ये इसके इक्वल आती है। ये बायोट सर्वर्ट लॉ के मुताबिक है, और बायोट सर्वर्ट लॉ को फ़िलहाल हम नहीं डिस्कस करते क्योंकि उसकी काफ़ी मुश्किल डेरिवेशंस और कैलकुलेशंस हैं। तो फ़िलहाल आप जस्ट ये फार्मूला ही एज इट इज़ याद कर लें कि ये आपके पास बायोट सर्वर्ट का फार्मूला है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है एट लूप 2। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये किस चीज़ की मैग्नेटिक फील्ड है? ये लूप 2 की मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको पता है कि लूप 2 में जो भी चेंजेस हो रही हैं वो लूप 1 की वजह से हो रही हैं। तो अगर लूप 2 में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या चेंज हो रहा है, चेंज इन द फ्लक्स हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो लूप 1 की चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। तो अगर मैं फ्लक्स इन द लूप 2 निकालना चाहूँ तो वो किसकी इक्वल होगा? लास्ट लेक्चर में भी हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि फ्लक्स का जो इंटीग्रल फार्मूला है वो किसकी इक्वल होता है? वो इक्वल होता है बी डॉट डी ए। अब अगर मैं बात कर रही हूँ लूप 2 के, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, और मुझे पता है कि लूप 2 में जितनी भी चेंजेस हो रही हैं वो लूप 1 की वजह से हो रही हैं। अगर लूप 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो अगर लूप 2 में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो लूप 1 की चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यहाँ को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर, वो कर्ल ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल के बराबर होता है। एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। यहाँ अपनी लाइन लिखनी है कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड, B1 में क्यों लिख रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही कहाँ पे हो रही है? लूप 1 में प्रोड्यूस हो रही है। तो हम यहाँ पे B1 लिख देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू कर्ल ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल। ये आपके पास हो गई है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर देते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में B की जगह पुट कर देते हैं। तो आप लाइन लिखोगे यूजिंग 3 इन 2। जब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि फ्लक्स 2 इज़ इक्वल्स टू डेल क्रॉस A1 डॉट DA2। DA आपने 2 लिखना है क्योंकि अगर एरिया है तो वो तो लूप 2 का है, और एरिया में तो लूप 1 का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट हमें पता है कि स्टोक्स थ्योरम के ज़रिए, स्टोक्स थ्योरम हमें ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर is equal to the surface integral of the curl of that vector। तो अगर यहाँ पे कर्ल है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, और ये सरफेस इंटीग्रल है, तो ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स थ्योरम किसके इक्वल होगा? डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर, और इंटीग्रल कौन सा होगा? लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ आप लाइन लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, या आप एक लाइन बनाओगे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक ये जो फ्लक्स 2 है ये किसकी इक्वल आ जाएगा? A2 डॉट DL2 के। ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो वेक्टर पोटेंशियल होता है, ये जो A नज़र आ रहा है आपको, ये वेक्टर पोटेंशियल किसके बराबर होता है? एज वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। ए आपके पास वेक्टर पोटेंशियल है, और ये वेक्टर पोटेंशियल आपके पास किसके इक्वल होता है? A1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। चूँकि करंट जो है वो सबसे पहले कहाँ पे इंड्यूस होता है? लूप 1 में, तो हम 1 लिखेंगे।
डिवाइडेड बाई 4 पाई dl1 डिवाइडेड बाई r। ये मैंने कुछ भी खुद से नहीं लिखा, या आप पढ़ चुके हो कि जो वेक्टर पोटेंशियल होता है वो आपके पास इसके इक्वल होता है। इसको हम इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, और ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। तो आप लाइन बनाओगे, इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। सॉरी, दिस इज़ A1, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ आप एक लाइन बनाओगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन 4। जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये फ्लक्स किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, दिस इज़ योर क्लोज्ड इंटीग्रल, एंड फर्दर मेरे पास किसकी बराबर आएगा, dl1 डिवाइडेड बाय r डॉट dl2। ये दो इंटीग्रल कहाँ से आए हैं मेरे पास, एक इंटीग्रल तो मेरे पास ये वेक्टर पोटेंशियल में आता है, और सेकंड इंटीग्रल पहले से ही मेरे पास फ्लक्स के फॉर्मूले में मौजूद है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि दोनों इंटीग्रल को एक साथ लिख लेते हैं, और आई चूँकि हमारे पास लूप 1 में प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। जस्ट लाइक दिस, आप क्या करोगे कि सबसे पहले ब्रैकेट लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये तो चूंकि कांस्टेंट है तो ये तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। दोनों इंटीग्रल को हम एक साथ लिख लेते हैं। फर्दर आपके पास क्या है, dl1 डिवाइडेड बाय r डॉट dl2, और यहाँ से हमने क्या किया है, I1 को कांस्टेंट ले लिया है। अब हमें पता है कि ये जो फ्लक्स इन लूप 2 है, ये आपके पास किसके लिए इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन आ रही है फ्लक्स फॉर द लूप 2। और हमें पता है कि फ्लक्स इन द लूप 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन द लूप 1, क्योंकि जितना जितना करंट जो है वो चेंज होगा लूप 1 में, उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उतना ही क्या होगा, चेंज इन द फ्लक्स इन लूप 2 होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इधर एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ कि सिंस फ्लक्स इन लूप 2 डिपेंड्स ऑन, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इन लूप 1। तो हम क्या कर देते हैं, हम इस पूरे जो ये जो इक्वेशन आई है इसको हम कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होगा, हम लेट सपोज करते हैं कि वो कांस्टेंट इक्वल है M21 के। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू M21 I1। 21 क्या है कि 2 के अंदर जो भी चेंजेस हो रही हैं 1 की वजह से, राइट। तो ये आपके पास क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फार्मूला निकल आया, जिसमें M21 आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। और इस M21 की वैल्यू ये जो मैंने इंसर्कल की हुई है इसके बराबर आती है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि अगर ये कांस्टेंट है और जब भी हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगता है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स इन द लूप 2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द लूप 1। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हमारे पास करंट इन द लूप 1 चेंज होगा तब हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो लूप 2 में प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो m आया है ये m हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अगर आप रजिस्टर के नोट्स से आप देखो, जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, यहाँ पे मैंने सारी डेरिवेशन, सारी कैलकुलेशन बहुत ही तरतीब से की हुई है। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर देती हूँ। अब जो आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंडक्टेंस के, दैट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस। द सेकेंड टाइप इज सेल्फ इंड्यूस्ड इंडक्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली जो टाइप पढ़ी वो थी हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, जहाँ पे हमारे पास दो क्या कहते हैं कि आपके पास
लूप होते थे जिसमें एक लूप में चेंजेस के इफ़ेक्ट की वजह से दूसरे लूप में क्या हो जाती थी, चेंजेस क्रिएट होती थी। यानी जो भी चेंजेस हम कर रहे होते थे वो सिंगल लूप में कर रहे होते थे, लेकिन उसके इफ़ेक्ट की वजह से दूसरे लूप में भी क्या होती थी, चेंजेस प्रोड्यूस हो जाती थी। उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते थे। लेकिन अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल लूप होता है और इस लूप के अंदर हमारे पास टाइम वेरिइंग करंट होता है। यानी एक ऐसा करंट जो कि टाइम, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही होती है। जब हम इस लूप पे टाइम वेरिएंट करंट, ऐसा करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही होती है, वो पास करवाते हैं, तो हमें पता है कि चेंज इन द करंट की वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। जब करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या होगा कि फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। और जब टाइम के साथ, चेंजेस के साथ फ्लक्स चेंज होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये जो फिनोमिना है जिसमें हमारे पास सिंगल लूप के अंदर ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है टाइम वेरिएंट करंट की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अगेन हमारे पास क्या होगा कि जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। और यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एल लगेगा, जहाँ पे एल आपको क्या डिनोट करके दे रहा है, आपको सेल्फ इंडक्टेंस डिनोट करके दे रहा है। थ्योरी से एक दफ़ा रीड कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। लेट अस कंसीडर वी हैव अ सिंगल लूप हैविंग टाइम वेरिएंट करंट आई ऑफ टी। हमने एक सिंगल लूप लिया है जिसमें टाइम के साथ साथ चेंज होने वाला करंट पास हो रहा है। ड्यू टू द चेंज इन द करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस विद टाइम। इसमें चेंज इन द करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी टाइम के साथ क्या होगी, चेंज होगी। हिंस फ्लक्स ऑफ द बी टी पासिंग थ्रू ऑल्सो चेंजेस विद टाइम, जिसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। और इन सब की वजह से फेराडे लॉ के मुताबिक यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और इस पूरे फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। यहाँ पे जो आपको एल नज़र आ रहा है ये क्या होता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर इंडक्टेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे एग्जाम नोट्स और दिया हुआ कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।